Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So today we have to revise this chapter writing in the city life. If you have any particular problem in any topic, you can ask me. We'll start that topic. किसी को कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आई है इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर आपके पहले के टीचर ने पढ़ाया है, तो आप अभी उस टॉपिक का नाम ले लीजिए। हम उस टॉपिक को सॉल्व करेंगे पढ़ करके, और अगर नहीं तो फिर हम वापस से शुरू से ये पूरा रिवाइज करना शुरू करते हैं। No, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सिटी लाइफ बिगेन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया नाम है, ग्रीक वर्ड है, मेसोस से निकला है जिसका मतलब होता है मिडिल, और पोटामस का मतलब होता है रिवर, मिडिल ऑफ द रिवर। ठीक है, ये लैंड जो है यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बीच में है, जो अब हिस्सा है रिपब्लिक ऑफ इराक का। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो जाना जाता है प्रोस्पेरिटी, सिटी लाइफ और वॉल्यूमनेस और रिच लिटरेचर के लिए, और यहाँ के मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए भी ये पहचाना जाता है। ठीक है, मेसोपोटामिया की राइटिंग्स जो हैं वो एक उसके अंदर लिटरेचर जो है वो फैली है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन तक, नॉर्दर्न सीरिया और टर्की तक। Am I audible to you, Anna? Now is it clear? Anna, now is it clear? My voice is clear or not? Then it's probably because of your network. बाकी बच्चों को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anna, it is probably because of your network. नेटवर्क इश्यूज के कारण कई बार आवाज़ जो है अटक जाती है। ओके, तो मेसोपोटामियन राइटिंग्स जो है उसके अंदर लिटरेचर सिस्टम और राइटिंग्स के अंदर जो है वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन तक फैली है चीज़ें। ठीक है, एंड सेकेंडली नॉर्दर्न सीरिया टर्की यहाँ तक भी फैली है 2000 बीसी के बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा के दौरान। और किंगडम्स जो है पूरे रीजन के, वहाँ पर राइटिंग्स थी, एक दूसरे के बारे में लिखा है इन्होंने, और फ़रो जो है इजिप्ट के, उनके बारे में भी लिखा है। लैंग्वेज जो है इनकी, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट जो है वो मेसोपोटामिया ही है। और यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे कनेक्शन जो है कैसे सिटी लाइफ का और राइटिंग्स के बारे में, और इन सब चीज़ों के बारे में क्या कनेक्शन रहा है, ट्रेडिशनल राइटिंग क्या रही है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। शुरुआत में ही जो हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई थी वो थी लैंड के बारे में, मेनली अर्बनाइज्ड साउथ जो एरिया है उसके बारे में, जिसको बोलते थे सुमर या अकड़। 2000 बीसीई के दौरान यहाँ पे बेबीलोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी बन गई थी, और बेबीलोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टर्म बन गई थी। ठीक है, जो सदर्न रीजन में यूज़ करी जाती थी। 1100 बीसीई के दौरान एसेरियन ने इस्टेब्लिश किया था अपना किंगडम नॉर्थ में। ये रीजन जो है बाद में जाके एसेरिया बना था। ठीक है, फर्स्ट नोन लैंग्वेज जो थी इस लैंड की वो थी सुमेरियन, लैंग्वेज का नाम है सुमेरियन। ग्रेजुअली धीरे धीरे ही जो यहाँ पे अकेडियन जो है वो भी बोली जाने लगी। 2400 बीसीई में अकेडियन स्पीकर्स जो हैं वो अकेडियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर आने लगे। तो बाद में जाकर के ये वहाँ पर ये वाली लैंग्वेज भी शुरू हो गई थी। ये लैंग्वेज जो है अलेक्जेंडर के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करी है, बहुत अच्छे से फली फूली, मतलब अच्छे से लोगों ने इसको बोला। कुछ रीजनल चेंजेस भी आए हैं इसके दौरान, इस लैंग्वेज के अंदर। और 1400 बीसीई में अरामिक जो है वो भी आ गई थी, इंक्लूड हो गई थी। ये लैंग्वेज जो है हिब्रू से मिलती जुलती है, हिब्रू के बारे में भी आप पढ़ेंगे, जो कि 1000 बीसीई में बहुत ज़्यादा बोली जाती थी, और अभी भी कुछ हिस्सों में इराक के बोली जाती है। ठीक है, ये तो हो गया एक छोटा मोटा इंट्रो। देन आर्कियोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये शुरू हुआ था, मेसोपोटामियन शुरू हुआ था 1840s के दौरान, और दो साइट्स थी जिसके अंदर थी यूरोक और मारी।
जो हम आगे नीचे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक्सकवेशन भी किया गया है कई डेकेड्स तक। कोई इंडियन साइट जो है अभी तक इतने लंबे समय तक एक्सकवेट नहीं की गई है। इसके साथ में हम मेसोपोटामियन की बिल्डिंग्स, स्टैच्यूज, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, टूल्स, सील्स और बाकी सोर्सेज भी देखेंगे, और कई सारे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। मेसोपोटामिया जो है इम्पॉर्टेंट था यूरोपियंस के लिए, क्योंकि वो ओल्ड, यहाँ पे उनको कई सारे ओल्ड टेस्टामेंट मिले हैं, कई चीज़ें पुरानी मिली हैं, और जो पहला हिस्सा था बाइबल का, इसीलिए भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियनिटी के लिए जो है बाइबल इम्पॉर्टेंट होती है इसलिए। एग्जाम्पल के तौर पे बुक ऑफ जेनेसिस जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो कि काफ़ी रेफर करती है शिमर को, जिसका मतलब होता है सुमेर, जो लैंड था ब्रिक और बिल्ट, मतलब ब्रिक बिल्ट सिटीज़ का। उस ज़माने में ईंटों से बनी हुई सिटी थी वो, ठीक है। ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स जो थे यूरोप के, उन्होंने मेसोपोटामिया को एंसेस्ट्रल लैंड की तरह देखा है, और कई आर्कियोलॉजिकल काम उन्होंने इस एरिया में शुरू करे हैं, और उनका ये काम शुरू करने का मेन उद्देश्य ये था कि वो लिटरल ट्रुथ जानना चाहते थे। ये जो पुराने टेस्टामेंट मिले हैं उनको प्रूव करना चाहते थे कि ये कितने सही हैं। अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो? नो मैम। आपकी आवाज़ कम आ रही है। नो मैम। ओके, तो हम रिवीजन में नो इसी मैम। तरीके से पढ़ेंगे। ये प्रोसीजर आपको, ये मेथड आपको सही लग रहा है, या मैं वापस से आपको ये पूरा चैप्टर जो है लाइन टू लाइन पढ़ करके उस तरीके से समझाऊं जैसे हमने बाकी चैप्टर पढ़े हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे नए भी हैं। नो मैम, लाइन टू लाइन पढ़ा दीजिए। लाइन टू लाइन, यस मैम, लाइन टू लाइन। वापस से पूरा। चलो, ये तो सिर्फ मैम इंट्रो। आप इंग्लिश रीड मत, ओनली हिंदी हिंदी समझा दो। अच्छा, ओके, मैम आप हिंदी में समझा दो। यस मैम। ठीक है, ओके लाइन टू लाइन में मैम शॉर्टली में समझा दो। ओके, फेयर इनफ। अब मिड 19th सेंचुरी में वहाँ पर उनके काम नहीं रुका, एंथुसियाज्म उनका रुक नहीं रहा था, और वो एक्सप्लोर करने पे लगे हुए थे, पुरानी हिस्ट्री को खोजने में लगे हुए थे। मेसोपोटामिया की जो भी उनको चीज़ें मिल रही थी उसको प्रूफ को वो ढूंढने में लगे हुए थे। 1873 के अंदर वहाँ पे ब्रिटिश न्यूज़पेपर जो है उसने एक एक्सपीडिशन निकाला, ब्रिटिश म्यूजियम में सर्च करी कुछ टैबलेट्स जो ये बता रही थी स्टोरी किसके बारे में, फ्लड के बारे में, जो बाइबल में मेंशन है, ठीक है। क्योंकि इनको बाइबल के बारे में सच जो है वो जानना था, इसीलिए जो भी इनको चीज़ें पुरानी मिल रही थी वो उसको रिलेट करने में लगे हुए थे। 1960s के दौरान यहाँ पर कई सारी स्टोरीज जो हैं ओल्ड टेस्टामेंट को लेकर के वो सामने आई कि ये सच नहीं है, बट नॉट लिटरली ट्रू, वो सच नहीं है, ठीक है। बट मे हैव बीन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग मेमोरीज अबाउट चेंजेस इन द हिस्ट्री, लेकिन इनके कुछ अपने ही तरीके हैं जिसमें ये एक्सप्रेस करते हैं पुरानी यादों को। ये ट्रू नहीं है, ये तो क्लियर हो गया था। धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स जो हैं वो और सोफिस्टिकेटेड होने लगी और अच्छी होने लगी, और जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि कितना अटेंशन जो है डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर के दिया जा रहा है, कितने चीज़ों को बताया जा रहा है। उसमें इंक्लूडेड था कि कैसे आप पुराने ज़माने के लोगों की ज़िंदगी, जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, उनकी ज़िंदगी को आप कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो कहने का मतलब ये नहीं है कि पुरानी तरीके से घर बना दो, नो। कैसे आप उस चीज़ को समझ सकते हो, हिस्ट्री कैसे लिख सकते हो उनके बारे में, और वो आप आर्कियोलॉजिकल टेक्निक से ही समझ सकते हो, जो अब बहुत धीरे धीरे एडवांस होती जा रही थी। अब कई सारे लिटरल ट्रुथ निकल के आए हैं, बिब्लिकल नैरेटिव्स जो वहाँ पर देखे गए थे उस बैकग्राउंड में, वो भी इस्टेब्लिश हुए, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, बाकी पढ़ेंगे जब समझ में आएगा हमें। अब बाइबल के अनुसार एक फ्लड आया था जो पूरी जिंदगियां जो थी अर्थ पर उसको ख़त्म करने के लिए आया था, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, ठीक है। और हाउ एवर गॉड जो है वो चूज करते हैं कि मैन, एक व्यक्ति, एक आदमी जो है नोहा, उसको टू इंश्योर दैट लाइफ कुड कंटिन्यू आफ्टर द फ्लड, उसको बोलते हैं कि तुम्हें पक्का करना है कि इस बाढ़ के बाद में, यानी इस फ्लड के बाद में भी आगे ज़िंदगी चलनी चाहिए। नोहा बिल्ट अ ह्यूज बोट ऑन आर्क, ऑन एन आर्क। नोहा जो है वो एक बोट बनाता है बहुत बड़ी, ठीक है। ही टुक अ पेयर each of all known species of animals and birds on the board, the ark, ठीक है। और वो हर
प्रजाति के जानवर और पक्षी जो हैं उनकी ये प्रजाति में से एक एक पैर ले लेता है, ठीक है, उस बोर्ड पर, उस बोट के ऊपर, ठीक है, विच सर्वाइव द फ्लड, जो बोट है वो सर्वाइव करेगी इस बाढ़ को। देयर वॉज अ स्ट्राइकिंगली सिमिलर स्टोरी इन द मेसोपोटामियन ट्रेडिशन। अब मेसोपोटामियन ट्रेडिशन के अंदर भी इसी तरह की एक स्टोरी जो है वो काफी सिमिलर है, वेयर द प्रिंसिपल कैरेक्टर वॉज कॉल्ड ज़्यूसुद्रा और युतना पिस्टन। अब यहाँ पर तो नोहा नाम का व्यक्ति जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, और मेसोपोटामियन के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसके दो नाम हैं, ज़्यूसुद्रा या फिर युतनापिस्टम, ठीक है, इसकी भी सिमिलर स्टोरी है। और ये स्टोरी जो है काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये बोला जाता है कि आने वाले समय में जब कलयुग आएगा और जब प्रलय आएगी, ठीक है, अपने इंडिया के अंदर भी ये चीज़ फेमस है, तब एक बोट बनाई जाएगी जो किसके द्वारा चलाई जाएगी वो मैं आपको कल कंफर्म करके बताऊंगी पूरी स्टोरी। बट हाँ, अपने इंडिया के अंदर भी ये इस तरह की चीज़ है कि एक बोट सुनी जाती है, कितनी सच है कितनी नहीं ये तो कोई नहीं कह सकता, कि जब प्रलय आएगी ही, जब तब कैटास्ट्रॉफी होगा, जब एक बोट आएगी जिस पे जो लोग जो आगे सरवाइव करना चाहेंगे वो जो उस बोट पे चढ़ जाएगा वो सरवाइव कर पाएगा, और बाकी सब जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पर भी है जो बोली गई है मेसोपोटामिया के अंदर भी और बाइबल के अंदर भी। तो ये यहीं पे कोशिश कर रहे थे दोनों को लिंक करने की, जो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। समझ में आया अभी तक? यस मैम। ओके। यस मैम। अब है मेसोपोटामिया और उसकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, कई सोसाइटीज जो हैं यहाँ पे मिथ्स फ्लड के बारे में बताए गए हैं, और कई ने उनको प्रिजर्व किया है, कई ने उसको एक्सप्रेस किया है, अपनी यादों के अंदर किया है, और कई इंपॉर्टेंट चेंजेस भी आए हैं हिस्ट्री के अंदर। तो अब वो हम देखते हैं मेसोपोटामियन के बारे में। ये मेडिटेरेनियन सी है, ये बेबीलोन है, ये यूरोप है, ये और है, ये टर्की है, ये कैस्पियन सी है। यहाँ पे आपके सामने एक मैप दिया गया है, माउंटेनियस रीजन्स बताए गए हैं। अब इराक जो है वो काफ़ी डाइवर्स एनवायरनमेंट वाला लैंड है, ठीक है। ईरान है यहाँ पर, इराक का है, खैर। इन द नॉर्थ ईस्ट लाई ग्रीन, इराक की जो पोजीशन है उसके नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन है, वहाँ पे प्लेन्स भी हैं और कुछ ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस भी हैं, जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम्स और वाइल्ड फ्लावर्स जो हैं वो बहते हैं, यानी कि वाइल्ड फ्लावर्स, सॉरी, जंगली फूल आपको देखने को मिल जाएंगे, और साफ स्ट्रीम्स बहती हुई दिख जाएंगी, और बारिश भी सही तरीके से होती है, जहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। एग्रीकल्चर जो है वो शुरू हुआ है 7000 से 6000 BC के दौरान, ठीक है। नॉर्थ के अंदर जो है अपलैंड एरिया है उसको बोलते हैं स्टेपी, ठीक है, जहाँ पे एनिमल्स हर्डिंग जो है बहुत ही कॉमन है, यानी जानवरों को पाला जाता है, उनको चराया जाता है, और यही एक बेटर लाइवलीहुड है, यानी एग्रीकल्चर के अलावा अगर कोई दूसरा चीज़ जिससे वो जीवनी वो अपना चला सकते हैं वो है एनिमल हर्डिंग। और विंटर के दौरान, विंटर के बाद में वहाँ पर रेन होती है, बारिश आती है, जिसके कारण शीप और गोट्स जो हैं वो ग्रासेस, कुछ अच्छे ग्रासेस खाने को मिलती हैं उनको, श्रब्स मिलती हैं उनको खाने के लिए। ईस्ट में कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, टिग्रिस है, टिग्रिस यानी वो नदी जो है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, वो प्रोवाइड कराती है कई सारे रास्ते कम्युनिकेट करने के लिए, माउंटेन्स ऑफ इराक तक पहुंचाती है, ठीक है। साउथ में डिजर्ट है, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे फीचर्स, फिजिकल फीचर्स हैं यहाँ पर, अलग अलग डेजर्ट भी हो रहे हैं, प्लेन्स भी हो रहे हैं, माउंटेन्स भी हो रही हैं, रिवर्स भी हो रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। साउथ में डिजर्ट है, और वहाँ पे पहली सिटीज़ जो थी वो लिखी गई थी, उनके बारे में बताया गया है नीचे, ठीक है। मेसोपोटामियन माउंटेन्स, स्टेपी, डिजर्ट, इरिगेटेड जोन, साउथ। यहाँ पे एक और मैप दिया गया है आपको, और बताया गया है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वाला जोन जो है वो ग्रीन से बताया गया है, और ये जो एक टेम्पर्ड लाइन है ये बताई गई है रेन फेड एग्रीकल्चर की, ठीक है। ये जो रेड लाइन बताई गई है इससे ये वाला एरिया, और माउंटेनस रीजन के लिए जो है ये ट्रायंगल शेप की चीज़ें बताई गई कि ये जहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने हुए हैं, इनका मतलब है ये माउंटेनस रीजन है इस पूरे एरिया का।
ये डेजर्ट जो है ये सपोर्ट करते थे सिटीज़ को, जो जैसे कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ जहाँ पे बहती थी उनके लिए, ठीक है, उनको कई बार नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं वो मतलब नॉर्दर्न माउंटेन्स जो होती थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिल्ट मिलता था, फाइन मड मिलती थी, ठीक है। और जब फ्लड आया, व्हेन दे फ्लड, जब वहाँ पे बाढ़ होती थी तो उनका पानी जो है उसके साथ में वो फील्ड्स तक और लेकर के आ जाती थी वही सिल्ट, फाइन मड, जो पतली मड होती है, जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है। इसके कारण भी इनके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अच्छी हो जाती थी। ये बगदाद है, ये टिग्रिस रिवर के बारे में बात हो रही है, ये यूफ्रेट्स रिवर के बारे में बात हो रही है। इसके द्वारा लाया गया जो सिल्ट होता था वो इकट्ठा हो जाता था और वहाँ पर अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो पाती थी। फिर है यूफ्रेट्स, जो है एंटर करता था जब डेजर्ट एरिया के उधर, मतलब यूफ्रेट्स का जो वो है, तो उसका पानी बह करके छोटे छोटे चैनल्स में जाता था। ये चैनल्स जो है फ्लड चैनल्स जो है भर जाते थे, और पास्ट में इसके लिए बोला गया है कि इसको इरिगेशन कैनल की तरह यूज़ किया जाता था। वाटर जो है इन फील्ड्स में छोड़ा जाता था, यानी इनका पानी यूज़ किया जाता था खेतों में, किसके, वीट, बार्ले, पीस, लेंटिल्स के लिए जब ज़रूरी होता था। सारे एंशियंट सिस्टम्स जो है रोमन एम्पायर के थीम 3 के अंदर आपने पढ़े होंगे, वो सब बताए गए हैं। इसमें एग्रीकल्चरल सर्दर्न मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर यूज़ किया गया था और काफ़ी प्रोडक्टिव एरिया था वो। भले ही वहाँ पे उस रीजन में ज़्यादा सफिशिएंट बारिश नहीं होती थी, फिर भी वहाँ पे अच्छी क्रॉप्स उगती थी। सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, मेसोपोटामिया में शीप और गोड्स जो हैं वो भी अच्छी उनकी भी ग्रेजिंग होती थी, ठीक है, स्टीपी पे स्टेपी पे और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स में, और माउंटेन स्लोव्स भी थी, ठीक है, जहाँ पर आपको आज भी निशान दिख जाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर रिवर्स बह करके आती थी। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, अगर आपने ध्यान दिया हो, कभी आप किसी एरिया में गए हो जहाँ पे पहले कभी नदी हुआ करती थी, तो आपको नदी के निशान आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी स्पीड से निकलता है नदी में, क्योंकि रनिंग वाटर होता है तो वो अपने निशान छोड़ता हुआ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखे जा सकते हैं, और इसी के कारण ये एरिया जो है बहुत ही फर्टाइल था, और यहाँ पर मीट, मिल्क, वूल भी काफ़ी अमाउंट में मिलता था, और यहाँ पे फिश जो है अवेलेबल होती थी रिवर्स में, और डेट पाम्स जो है उनके फ्रूट्स भी मिलते थे समर में। और अब इससे आपको समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही है, ठीक है। Let us not, however, make the mistake of thinking that cities grew simply because of the rural prosperity. अब ये सोचने की गलती ना करें कि आप ये जो रूरल एरिया में इतनी सारी चीज़ें फीचर्स है, इन्हीं से सिटीज़ जो है शहर अच्छे फले फूले, ये ना सोचें। अब बाकी की चीज़ें, फैक्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे सिटी लाइफ के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। अर्लियर सिटीज़ जो रही हैं मेसोपोटामियन डेट की, वो ब्रॉन्ज एज बोला जाता है उसको, ठीक है। बैक टू द ब्रॉन्ज एज 3000 BCE। ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है जो मिक्स करके बनाया जाता है, कॉपर और टिन, आपने साइंस में पढ़ा होगा 8th क्लास के अंदर। ब्रॉन्ज का मतलब होता है प्रोक्योरिंग दीज मेटल्स, यानी इन मेटल्स को लेना और फिर उसके बाद में ऑफन अलग अलग डिस्टेंस से लेते थे। ये मेटल टूल्स बनाए जाते थे, जो भी ज़रूरत होती है, जैसे जो टूल्स यूज़ किए जाते थे कारपेंट्री के अंदर, ड्रिलिंग बीड्स के अंदर, कार्विंग स्टोन सील्स, कटिंग शेल्स फॉर फर्नीचर, इन सब चीज़ों के लिए अंदर ये यूज़ किए जाते थे। मेसोपोटामियन वेपन्स यानी हथियार जो है वो भी ब्रॉन्ज के होते थे। एग्जाम्पल, टिप्स ऑफ द स्पीयर्स दैट यू सी इन द इलस्ट्रेशन ऑन P38। आपको मालूम पड़ेगा जो आगे तीर कमान होते हैं उसके जो आगे का हिस्सा होता है वो भी बनाए जाते थे इस तरीके से। तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो? नो मैम। नो मैम। कोई दिक्कत No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो अब हम No, डिस्कस ma'am. करेंगे आपके जो प्रोजेक्ट के टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. यस ओके, मैम। फर्स्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें आप फोकस कर सकते हैं इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में क्या क्या हुआ था, उस चीज़ को, जो जो चेंजेस आए थे, किस तरीके से इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। सेकंड है आपका फोकस कर सकते हैं आप यूरोप में 14th से 17th सेंचुरी में क्या नए आइडियाज़ और ट्रेंड्स जो है लिटरेचर और आर्ट्स के अंदर वो आए थे,
वो आप लिख सकते हैं। फिर है आपका 3 ऑर्डर्स, उसमें आप फोकस कर सकते हैं वेस्टर्न यूरोप 13 से 16 सेंचुरी के अंदर क्या क्या हुआ था, फ्यूडल सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे चेंज हुई थी, उसके उस पर बेस्ड आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर है चाइना और कम्युनिस्ट ऑल्टरनेटिव, अभी हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर भी इसका एक वो था कि किस तरीके से चाइना जो है निकल रहा था, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा था, वो सारी चीज़ें जो है आई थी और कैसे कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर बनने लगी थी और वो क्या उनके चीज़ें उन्होंने करी थी, वो सब इसमें आप लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। फिर है हिस्टोरियंस व्यू पॉइंट्स, डिबेट ऑन वॉज देयर एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब आप हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट से लिख सकते हैं कि क्या ज़रूरत थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, क्या वो वाकई में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। फिर है मेसोपोटामिया, जो भी हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में आप जितनी चीज़ें पढ़ेंगे वो आप जितनी चीज़ें हम रिवाइज कर रहे हैं वो सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन फिर फ्यूडलिज्म, जो अपन ने पढ़ा था ना उस चैप्टर के अंदर कि कैसे फ्यूडलिज्म हो गया था, कि कैसे आपको राजा की बात माननी है, कैसी उनका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है और कैसे लोग बाग उनको प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस चीज़ के अंदर आप वो लिख सकते हैं। फिर है चर्च और सोसाइटी, चर्च का क्या रोल हुआ करता था, कैसे वो मिसगाइड किया करते थे और फंड्स वगैरह भी लेते थे और कैसे सोसाइटी का उसमें इम्पैक्ट पड़ रहा था, फिर धीरे धीरे किस तरीके से सोसाइटी ने अपना रोल प्ले किया था, ये चीज़ें। फिर है थर्ड ऑर्डर, पीजेंट्स फ्री अनफ्री, पीजेंट्स को फ्री कर देना चाहिए या नहीं फ्री करना चाहिए, किस तरह से फ्री करना चाहिए, वो सब। फिर है द नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका एंड कैनेडा। अब कि जो अमेरिकन्स और कैनेडियन पीपल्स जो होते हैं, उनको उनके जो नेटिव लोग थे उनको कैसे उनके एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया था और बाहर के लोग कैसे, यूरोप के लोग वहाँ पर अपनी कॉलोनीज फ्रेम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आए टॉपिक्स आप लोगों को? अगर अगर टॉपिक्स हार्ड लग रहे हैं तो बताएं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो बताएं। No, ma'am. प्रोजेक्ट बन जाएंगे इन मैम टॉपिक्स पे? No, man. Yes, ma'am. मैम बन जाएंगे। ओके, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर, इन टॉपिक्स के अंदर, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगी, आपकी मदद कर दूंगी। साथ ही साथ आप जिस भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप मुझे बता दीजिएगा, जिससे रिपीट नहीं हो चीज़ें, ज़्यादा एक ही टॉपिक पे सारे प्रोजेक्ट्स ना बने, वो भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हम Okay, इतना ही ma'am. करेंगे, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम इकट्ठी कर लेना, अगर आपको मेसोपोटामियन वाले चैप्टर के Thank you, अंदर ma'am. कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। So that's all for थैंक today. यू मैम। Have a nice day. थैंक यू Thank मैम। you, ma'am. Okay, ma'am. Bye.